एवरीवन, माय नेम इज निवेश कसर। तो इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि इस वीडियो में बात करूंगा कि सीडीएस एग्जामिनेशन को आप बिना कोचिंग ज्वाइन किए हुए कैसे पास कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपसे 3 या 4 टॉपिक पे बात करूंगा। सबसे पहले कि क्या बिना कोचिंग के इस एग्जाम को पास किया जा सकता है, इस एग्जाम में आप क्वालिफाई हो सकते हो, तो बिल्कुल हाँ। सेकेंड कि आपको मिनिमम टाइम कितना लगेगा, मतलब व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, कि आपको कितना टाइम देना है इस एग्जामिनेशन के लिए ताकि आपका पूरा सिलेबस उस तरीके से हो जाए उतने टाइम पे अच्छे से। थर्ड कि कौन कौन सा बुक आपको यूज करना है। जैसे कि बुक तो आपको पता ही हो कौन सा यूज करना है, लेकिन इस वीडियो में मैं अपना बताऊंगा कि मैंने कौन सा बुक यूज किया था अपने प्रिपरेशन के टाइम पे। और फोर्थ कि इसका कट ऑफ कितना होता है, सेफ स्कोर कितना होगा, कि आपको इतना टारगेट करना चाहिए। अगर आप उससे ऊपर लाते हो तो डेफिनेटली जो आपका एग्जाम निकलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस एग्जाम को मैंने लगातार 3 बार से दे रहा हूँ और तीनों बार मैं पास हो रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं 2 बार ही दिया था, फेल भी हुआ था। तो मुझे मेरी गलती समझ में आई, और गलती ये थी कि मैं सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से करके नहीं जा रहा था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं सीडीएस के पहले सिलेबस को आपको एक बार ओवरव्यू देता हूँ। इसमें 3 पेपर होते हैं। जो आपका फर्स्ट पेपर होगा इंग्लिश का होगा, सेकेंड पेपर जो होगा वो जीएस का होता है, और जो थर्ड पेपर होता है वो मैथमेटिक्स का होता है, मैथ्स का। और जो ओटीई के लिए सिर्फ करते हैं उनके लिए सिर्फ 2 ही पेपर होता है, इंग्लिश और जीएस के लिए। तो मैं आपको तीनों जो सब्जेक्ट है उसको किस तरीके से पढ़ना है और उसमें कितना एफर्ट लगेगा, कितना टाइम लगेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इंग्लिश की बात करता हूँ मैं। तो इंग्लिश में जैसे 120 क्वेश्चन आपको होगा, और सबसे जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है इस एग्जामिनेशन में, जो जहाँ पे स्टूडेंट सबसे ज़्यादा स्कोर करते हैं, वो इंग्लिश का ही पेपर होता है। क्योंकि जीएस में ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उसमें बहुत एफर्ट लगेगा आपको, उसमें बहुत कुछ, और उसमें आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है एक्चुअली जीएस का जो सिलेबस है पूरा कवर करने के लिए। क्योंकि अगर आप स्टैंडर्ड बुक से उसको मतलब कवर करते हो या एनसीईआरटी से, तो टाइम लगता है उसको कवर करने में। तो मैंने क्या गलती की थी कि जीएस को जैसे साइंस करके चला गया, पॉलिटी करके चला गया, कुछ ज्योग्राफी का करके चला गया, लेकिन इकोनॉमिक्स छोड़ दिया, कभी हिस्ट्री छोड़ दिया। तो ये गलती मैंने लगातार 2 बार अपने प्रिपरेशन के दौरान की थी। तो उस चीज़ की वजह से अगर आप पास भी हो रहे हो ना, अगर वैसा स्ट्रेटेजी आपका है, अगर आप पास भी कर रहे हो, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम आप फेल कर जाओ। वो कंसिस्टेंसी जो है मेंटेन नहीं कर पाओगे आप, अगर आप सब्जेक्ट्स को छोड़ के जा रहे हो। तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर पेपर में हो सकता है वो सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ जाए ज़्यादा, तो हो सकता है आप पास कर जाओ। लेकिन सबसे बेहतर स्ट्रैटेजी जो मुझे लगी, क्योंकि अगर आपको लगातार पास करना है एग्जाम में एक कंसिस्टेंसी के साथ, तो आपको सारे सब्जेक्ट को करके जाना है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आप सारे सब्जेक्ट को अच्छे से करके जाओ, बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करो। टाइम दो एक्चुअली उसमें, क्योंकि बच्चे ना मतलब 2-3 महीने में सोचते हैं कि मतलब कैसे एग्जाम निकल जाए, हो जाए। तो वो आप तभी कर सकते हो कि आपके पास कम टाइम है, लेकिन आप टारगेट करो कि आप एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स का टाइम दो सिलेबस को कवर करने में अच्छे से। क्योंकि अगर आपने एक बार टाइम दिया तो आने वाले टाइम पे ना आप जितनी बार भी एग्जामिनेशन में बैठोगे तो आपको एक रिवीजन करने की जरूरत होगी, और उसके बाद एग्जाम आपका खुद ब खुद निकलेगा। वो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो मैं जो मेरा, जैसे हर इंसान का अपना एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है, किसी का कोई वीक सब्जेक्ट होता है। सपोज किसी का हिस्ट्री अच्छा नहीं होता है, किसी का पॉलिटी अच्छा होता है। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको और स्ट्रॉन्ग करो, उसको अच्छे से पढ़ो, और जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको एटलीस्ट इतना कर लो कि आप उसमें एवरेज मार्क्स स्कोर कर पाओ, ताकि आप बाकी स्टूडेंट्स मतलब आगे रहो एग्जामिनेशन में। एक्चुअली कभी भी जैसे जनरली क्या होता है, जैसे मैं अपनी गलती बताता हूँ, मैं इकोनॉमिक्स छोड़ के चले जाता था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं इकोनॉमिक्स के सवाल को ईजिली टैकल कर लूंगा। बट ऐसा नहीं है। आप कॉलेज में जो पढ़ते हो, एग्जामिनेशन में जो पढ़ते हो, काफी फर्क होता है। और फर्क इन द सेंस होता है कि आप प्रैक्टिस में नहीं होते उस तरीके के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए। कॉलेज का जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, आप वहाँ पे सब्जेक्टिव तरीके से लिखते हो। और जो सीडीएस का जो पेपर है उसमें जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आता है वो ऑब्जेक्टिव, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसमें सब्जेक्टिव नहीं होता है। तो जो आपका अप्रोच है पढ़ने का वो चेंज होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, और मेरा ज्योग्राफी भी थोड़ा सा वीक था, हिस्ट्री था, पॉलिटी मेरा अच्छा था, इंग्लिश में मैं स्कोर कर लेता था। लेकिन मेरा जो कट ऑफ से कभी हमेशा जो रहा है फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में, वो मेरा 5-10 नंबर पीछे रहा है। तो उसके पीछे क्या रीजन था, मैंने सोचा कि एक्चुअली मैं एक पूरा टाइम दूंगा उस पर। तो लॉकडाउन के टाइम पे मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से जो स्टैंडर्ड बुक्स, जो भी सब्जेक्ट का, जैसे हिस्ट्री का होता है स्पेक्ट्रम, एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री के लिए जो दिखाऊंगा अभी मैं बुक सोर्सेज जब आपको बताऊंगा, तो आप उसको मैंने पढ़ा 1 बारी 2 बारी, क्योंकि रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है। तो साइमल्टेनियसली क्या होता है, जब आप पढ़ोगे ना तो नेक्स्ट एग्जाम जैसे आएगा, 6-6 महीने पे एग्जाम होता है,
तो जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस बना हुआ रहेगा, और जब उस बुक को आप सेकंड टाइम पढ़ रहे हो तो एक कॉन्फिडेंस आता है, तो आप उसको और अच्छे से कर पाओगे। यानी कि हर एग्जाम में जब आप बैठो तो आपको ये डर नहीं होगा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, बस आपको एक रिवाइज करके जाना है। आप महीने 2 महीने पहले भी रिवाइज करके जाओगे तो एग्जाम आपका निकल जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी था मेरा। तो उसमें मुझे 6 to 8 मंथ्स का अराउंड टाइम लगा पूरे सिलेबस को अच्छे से रीड करने में एक बारी। और फिर जैसे जैसे एग्जामिनेशन आता था, सपोज करो मैंने 6 महीने में पहले पूरा जो है सिलेबस को कवर कर लिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे आया हर 6 महीने या 5 महीने में एग्जामिनेशन होता है इसका, तो आप उस फिर 6 महीने फिर से रिवाइज करो, फिर पेपर आएगा फिर से रिवाइज करो। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप एक टाइम ऐसा आएगा ना कि आप जस्ट 1 महीने में पूरा सिलेबस कर लोगे। तो ये स्ट्रैटेजी होती है, और आपको टाइम देना होगा। अगर आपको लगता है कि मुझे कंटिन्यूअसली एग्जाम को निकालना है, क्योंकि एसएसबी का श्योर नहीं है कि आप गए एसएसबी में सेलेक्ट हो जाओ, हो सकता है फर्स्ट टाइम में आपका हो जाए, लेकिन बहुत लोग होते हैं जिनका नहीं होता है। तो उस केस में आपको कंटिन्यूअसली एफर्ट लगाना पड़ेगा, अगर एक डिफेंस एस्पिरेंट हो आप तो सीरियस वाले। तो अब आते हैं कि मेरा बुक सोर्स कौन कौन था, मैं किस तरीके से पढ़ाई किया। मैंने बता दिया आपको कि टाइम देना होता है, आपको अच्छे से रीड करो, नोट्स बनाओ जितना हो सके, तो आप उसके बाद रिवीजन बचता है। तो सबसे पहले पॉलिटी की बात करता हूं मैं। तो पॉलिटी में जैसे आपको पता ही होगा लक्ष्मीकांत, तो लक्ष्मीकांत को आप एटलीस्ट एक बार तो रीड करो अच्छे से, बिल्कुल ऐसा जल्दी में याद करने की कोशिश मत करो कि मुझे याद कर ही लेना है एक बारी में अच्छे से, बिल्कुल ये ऐसा कुछ नहीं करना आपको। इसको बस अच्छे से पढ़ो। और फर्स्ट टाइम में कोशिश करोगे, जो फर्स्ट टाइम रीडर्स हैं उनको मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ कि फर्स्ट टाइम में कभी भी नोट्स मत बनाओ, क्योंकि आप अगर नोट्स बनाओगे ना तो बुक जैसा ही नोट्स बन जाएगा आपका। कि फर्स्ट टाइम में आपको लगेगा कि ये भी नहीं आता, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ लिख दोगे, तो वो नहीं है। फर्स्ट टाइम जस्ट रीड करो, ठीक है। सेकेंड टाइम क्या करो कि आप नोट्स कर सकते हो, जैसे अंडरलाइन कर सकते हो बुक में, अगर लगता है जैसे इस तरीके से। तो क्या होता है कि उस टाइम पे सेकंड टाइम क्या होता है कि बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होती है, तो फालतू की चीजें आपको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, या फिर उसको नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। तो सेकंड टाइम जब आप पढ़ोगे उसको तो बिल्कुल फास्ट होगा। अगर सपोज करो इस बुक को पढ़ने में अगर आपको फर्स्ट टाइम 1 मंथ लगा है, जब सेकंड टाइम इस बुक को पढ़ोगे तो आप 15 दिन में पढ़ जाओगे। तो इस तरीके से सेकंड जब आप सपोज करो आपने पढ़ लिया, तो क्या होता है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मैं दिखाता हूँ, एक बुक है दृष्टि आईएएस की, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बुक है। इसमें क्या है कि हर चैप्टर वाइज इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, और इस बुक की सबसे खास बात यह है कि इसमें प्रीवियस ईयर दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर यूपीएससी आईएएस के एग्जामिनेशन का, सीडीएस के एग्जामिनेशन का, सीएपीएफ के एग्जामिनेशन का, यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन का और स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन का लास्ट 5 to 10 ईयर्स का इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको प्रीवियस ईयर अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है सीडीएस के लिए, क्योंकि अगर आप यूपीएससी का जितना भी पेपर होता है, तो जो एक स्टैंडर्ड बुक होता है ना, सब कोई लगभग वही पढ़ता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो आप प्रैक्टिस करके जाओ अच्छे से। अगर सीडीएस का एग्जाम दे रहे हो तो सीएपीएफ का भी क्वेश्चन करो, प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन करके जाओ, ठीक है, स्टेट पीसीएस का भी करो, क्योंकि उससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट, जैसे अगर क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं किसी भी चीज को, किसी भी बुक को, तो इतनी मोटी सी बुक है, ये याद करना ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए भी। अगर एक टाइम पढ़ा है तो 2 बार ही पढ़ लोगे तो आपको याद नहीं होगा पूरा। तो जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को आप समझे रहोगे। जब एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन आएगा उस कॉन्सेप्ट के ऊपर से, तो आपको ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वहां पे याद आ जाएगा, आप टिक कर दोगे। इतना जरूर होता है, मतलब अगर समझ लिया आपने अच्छे से तो, और प्रैक्टिस करके जाओ अच्छे से। ये 1 टाइम मिनिमम है। लेकिन जैसे जैसे एग्जामिनेशन, सपोज करो अभी अप्रैल में एग्जामिनेशन होगा आपका सीडीएस का, तो अभी से आप क्या करो कि 6 महीने में ट्राई करो कि पूरा सिलेबस मेरा हो जाए। जल्दीबाजी में मत रहो कि मेरा होगा इस बार कि नहीं होगा, ठीक है। एक बार अच्छे से टाइम दो और उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करो जो आपका वीक सब्जेक्ट है, क्योंकि लास्ट में वीक सब्जेक्ट अगर करोगे तो आप पैनिक हो जाओगे, होगा नहीं। तो सपोज करो अप्रैल में आप पास नहीं भी करते हो फॉर एग्जाम्पल, लेकिन बिलीव करो इस बात को कि सितंबर से जो एग्जामिनेशन होगा ना आपका, उसमें हर एग्जाम में आप पास करोगे, क्योंकि अगर आपका एक सिलेबस खत्म हो गया अच्छे से तो अप्रैल में भी करो लोगे। अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी रही तो कर जाओगे, लेकिन इतना श्योर है कि आप सितंबर से आने वाले जितने भी एग्जाम में बैठोगे आपका क्लियर होगा। तो प्रैक्टिस जरूरी है क्वेश्चन का। अगर आप बुक पढ़ते हो, फिर से पढ़ो, फिर से प्रैक्टिस करो, ये रिपीट करते रहो जब तक मतलब एग्जाम आए 2 बार कर लो। हर एग्जाम से पहले आपको 2 बार ये चीज, 2 बार बुक्स को पढ़ना है और 2 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो एक टाइम ऐसा आएगा, मतलब जब 2-3 बार एग्जाम दे दोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार क्या सिलेबस है, इतना बोझ नहीं लगेगा। आप 1 महीने भी कर सकते हो। और लास्ट जो इस बार मैं सीडीएस का एग्जामिनेशन दिया था जो 4 सितंबर को था, तो बिल्कुल 1.5 महीने से मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, लेकिन जाके एग्जाम, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, तो मैं एग्जामिनेशन मेरा क्वालिफाई हो गया। तो ये होता है बिकॉज आपने पहले काफी मेहनत किया हुआ है इसके पीछे, काफी आपने इंटेंसिव स्टडीज की है,
तो वो चीज़ कभी बेकार नहीं होती आपकी, वो आपको काम आएगा। हाँ, मैं रिवीजन नहीं किया था इस बारी, तो मैं डाउट में था, लेकिन हो गया। तो मुझे लगा कि जो मेहनत होता है ना कभी बेकार नहीं जाता है। उसी तरीके से मैं जैसे पॉलिटी के लिए बुक बता दिया आपको, तो हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जैसे आप स्पेक्ट्रम यूज कर सकते हो, उसी तरीके से एंशिएंट एंड मिडिवल के जो मैं अपना बुक रिसोर्स बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एनसीईआरटी जनरली प्रेफर नहीं करता हूँ कुछ सब्जेक्ट्स को छोड़ के। जैसे साइंस, ज्योग्राफी को मैंने प्रेफर किया था एनसीईआरटी इनिशियल डेज में, उसके बाद से मैं स्टैंडर्ड बुक से ही मैं नोट्स बनाया हूँ, उसी को रेफर करता हूँ। तो मैं उसी बुक के बारे में बात करूंगा। अगर आप एनसीईआरटी पहले से पढ़ रहे हो तो उस पर उसी बुक से यार सब कुछ एक ही होता है। आप कितनी बार उस बुक्स को पढ़ते हो ना, उस बुक को, इस पे डिपेंड करता है कि आपका कमांड कितना होगा उस सब्जेक्ट के ऊपर। तो जैसे ये एंशिएंट मिडिवल के लिए पूनम दलाल दहिया की बुक है, तो एक ही बुक में दोनों सब्जेक्ट है, एंशिएंट और मिडिवल। तो इसको भी मैंने 4 से 5 बारी पढ़ा है, तो मुझे एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें सब कुछ। हाँ, ये थोड़ा सा बल्कि है और हो सकता है आपको अगर 1 महीने स्टार्टिंग में टाइम लगता है, लेकिन मैं बताया था आपको कि जैसे मैं इस एग्जामिनेशन के लिए 8 to 10 मंथ्स का टाइम दिया था अच्छे से कवर करने के लिए सिलेबस को। और इसका 2 पर्पज था, क्योंकि सीएपीएफ का एग्जामिनेशन भी इसी पैटर्न के बेसिस पे होता है। जीएस का अगर पैटर्न आप देखो तो इसी के बेसिस पे होता है, आपको यही सब्जेक्ट्स उसमें भी पूछे जाते हैं। तो मेरा दोनों टारगेट था, तो इस वजह से क्या होता है कि आपको अगर ऐसा टारगेट लेके चल रहे हो फ्यूचर में कि आपको और भी एग्जाम, यूपीएससी के और भी एग्जामिनेशन में आपको अप्रोच करना है, आपको देना है वो एग्जाम, तो आपके लिए स्टैंडर्ड बुक आपको फॉलो करना ही होगा अलॉन्ग विद एनसीईआरटीज। तो इस बुक के लिए एंड अगेन जैसे कि मैं बताया, और क्या है कि थीम्स का भी बुक आप रेफर कर सकते हो। अगर ये नहीं करना है तो एटलीस्ट थीम्स का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट जो है आप करके जाओ। इसमें से आजकल जो है ना क्वेश्चन डायरेक्टली आ रहे हैं इसमें से, इस बुक में से। एंड अगेन प्रैक्टिस के लिए आप ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज करके जा सकते हो, क्योंकि मैं यही रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि दृष्टि आईएएस की आपको 6 प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज मिल जाएगी उनकी वेबसाइट पे, कहीं पे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कहीं पे आप उनको परचेज कर सकते हो। तो इसमें क्या है, इसका एडवांटेज मैं बताता हूँ आपको। लोग कहते हैं कि यही बुक क्यों, मैं काफी लोगों को रिकमेंड किया हूँ ये बुक। इसमें कि सारे एग्जामिनेशन का जितना भी यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन है स्टेट पीसीएस का, उसके सारे क्वेश्चन इसमें एक जगह दिए हुए हैं। इसका एक्सप्लेनेशन इतना बेहतर है कि अगर एक बार भी आपने बुक्स को किसी स्टैंडर्ड बुक को पढ़ा है, तो इसको रिवीजन करने में इसका एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा बड़ा दिया हुआ है। इसमें बहुत अच्छे से लेंदी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, ताकि आपको फिर से बुक खोल के देखना ना पड़े। आपको इसी में मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से, अलॉन्ग विद क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर के अलावा भी इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग से दिया हुआ है। तो ये काफी एक अपने आप में एक बुक की तरह ही है। आप रिवीजन के टाइम पे अगर लास्ट के 1 मंथ आपके पास बचा हुआ है, तो आप अगर आपने पहले बुक, स्टैंडर्ड बुक या एनसीईआरटी को पहले पढ़ा है आपने, तो लास्ट के 1 मंथ में इससे प्रैक्टिस भी कर लोगे, तो आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इस तरीके से इसको फ्रेम किया गया, इसको बनाया गया है। तो इन हिस्ट्री के लिए हो गया। अगेन मैं बताता हूँ कि आपको सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है ना इस एग्जामिनेशन में, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट आते हैं वो साइंस होता है। 25 to 30 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे आपसे। तो सबसे पहला काम करो कि आप एटलीस्ट 9-10 का एनसीईआरटी पढ़ लो, और आपके पास टाइम है तो 6 to 10 कर लो। तो स्टार्टिंग में मैं जब 1-2 बार दिया था तो वही करके जाता था। तो क्या होता है कि आप एक बार और उसको लाइन टू लाइन पढ़ो, लेकिन उसके बाद जैसे कि मैं दोनों बुक रेफर करता हूँ, और मैं आपको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी को पढ़ो। लेकिन मेरा जो था ये बुक था दृष्टि साइंस एंड टेक, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस, टेक्नोलॉजी का भी दिया हुआ है। क्योंकि आप इस टाइम जो 2022 में जो सीएपीएफ का पेपर हुआ था, उसमें साइंस एंड टेक से भी क्वेश्चन पूछा गया था, मिसाइल सिस्टम के बारे में, डिफेंस सिस्टम के बारे में, उस तरीके से। तो आप पैटर्न जो हो रहा है, पहले क्या स्टैटिक साइंस का जैसे प्रॉपर साइंस यानी कि जनरल साइंस की तरह क्वेश्चन। लेकिन क्या होता है कि अब सीडीएस में भी इस बार आपने नोटिस किया होगा कि डिफेंस के करंट अफेयर्स बढ़ रहे हैं, साइंस एंड टेक, मिसाइल सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये बुक आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है, साइंस एंड टेक इसमें दिया हुआ है। तो इसको एक बार करके चले जाओ, बेसिक से आपका हो जाएगा। एंड अगेन इसके लिए प्रैक्टिस आपको करनी है, तो इस बुक से आप कर सकते हो, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें काफी क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर एनसीईआरटी आपने एक बार ही पढ़ा है ना, तो इस बुक को आप 2-3 बार बनाओ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। काफी क्वेश्चन है इसमें, और एक्सप्लेनेशन इतने अच्छे से दिया हुआ है, हर क्वेश्चन के ऊपर एक्सप्लेनेशन है, और आपको मजा आएगा इसको सॉल्व करके, अगर आपने पहले से बुक को पढ़ा है तो ये हो गई। और इकोनॉमिक्स के लिए अगेन, इकोनॉमिक्स के लिए क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, 10 कभी 11 भी चला जाता है, 11+। तो पहले क्या करता था मैं इकोनॉमिक्स को छोड़ के मुझे लगता था कि मैं कॉलेज में पढ़ा हूँ तो सॉल्व कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप जब टाइम हो जाता है, अच्छे टाइम रिवीजन नहीं करोगे तो आपका छूट जाता है वो भी।
तो क्या किया, एक बुक आती है दृष्टि की, मैं दृष्टि का मतलब रिलाई करता हूँ इनके रिसोर्सेज पे, क्योंकि इनका कंटेंट अच्छा होता है। मैं कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इनके कंटेंट मतलब इनका जो कंटेंट होता है काफ़ी यूजफुल होता है, काफ़ी मतलब कंसाइज फॉर्म में बहुत अच्छा कंटेंट ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इसकी वजह से मैं इनके बुक्स को रेफर करता हूँ। तो इकोनॉमिक्स के लिए आप इस बुक को रेफर कर सकते हो, या आप कहीं भी एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी लोग बोलते हैं 11-12 का करके चले जाओ, लेकिन जनरली क्या होता है बच्चों को समझ में नहीं आता है, उसमें काफ़ी टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ किया हुआ है कहीं कहीं जगह पे, तो डायरेक्टली आपको शायद से समझ ना आए। तो या तो आप यूट्यूब पे किसी का क्लास कर लो समझने के लिए, तब उसको पढ़ो, या फिर डायरेक्टली आप किसी बुक से, या आपका नोट्स कहीं है तो एटलीस्ट छोड़ के मत जाओ उस टॉपिक, इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है। क्योंकि अगर 10 में से आप अगर 4-5 भी क्वेश्चन बना देते हो ना, तो आप काफ़ी लोगों से आगे हो जाओगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अगर 50% भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो उस सब्जेक्ट में जो आपकी एक्सपर्टीज नहीं है जिस सब्जेक्ट में। देन अगेन हिस्ट्री, देन पॉलिटी, हिस्ट्री हो गया। हम बात करते हैं कि इंग्लिश को कैसे किया जाए। तो इंग्लिश का खुद का एक पेपर होता है, और बिलीव नहीं कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो होता है ना इसी में होता है, क्योंकि अगर आप ओटीए कट ऑफ देखो 100 के अराउंड होता है, 100 प्लस के अराउंड, अगर 100+, 105 है तो आप इजिली क्वालिफाई कर जाओगे। तो जीएस में ये डिफिकल्ट होता है कि आप 50 नंबर 60 नंबर स्कोर कर लो। बहुत एक्सेप्शनल लोग होते हैं, जो काफ़ी कम लोग होते हैं जो 50+, 60 मार्क्स स्कोर कर पाते हैं जीएस के सेक्शन में। लेकिन जो इंग्लिश का एवरेज मार्क होता है 55, 60 स्कोर कर लेते हैं हर लोग जो एग्जामिनेशन में बैठते हैं। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की है उसके पीछे, तो आप 70+, 80+ भी स्कोर कर सकते हो। सपोज करो आप 70 भी करते हो, तो आपको जीएस में बस 30 नंबर और लाना है, तो काफ़ी ईजी हो जाएगा आपको क्वालिफाई करने के लिए। और मैथ्स में अगर आप 25, 30, 40 क्वेश्चन कर देते हो तो बिल्कुल ईजी तरीके से आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाओगे। तो इंग्लिश का सबसे अच्छा तरीका है पढ़ने का कि आप ना पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ो। जनरली क्या होता है बच्चे ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं, तो रीज़न यही है कम स्कोर होने का। क्योंकि जनरली ईजी इसलिए होता है क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन होते हैं जो जनरल काइंड ऑफ, जैसे PQRS को उसको वर्ड्स को रीअरेंज करना है उस तरीके से, तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। पैसेज होता है, पैसेज पढ़ के आप क्वेश्चन दे दोगे। वोकैबुलरी है तो वो तो आपका अगर प्रैक्टिस अगर है, आप न्यूज़पेपर रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हो, यार रीडिंग हैबिट आपकी अच्छी है, तो आप वो भी अच्छा कर लोगे। क्योंकि याद करके वो पॉसिबल नहीं है कि आप रोज मीनिंग याद करो, दैट इज मतलब वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने का कि आप रोज रीड करो कुछ न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक, स्टोरी बुक्स, कुछ भी, ताकि आप उस प्रोसेस में रहो, तो आपको वोकैबुलरी जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। ईडियम्स पे जैसे क्वेश्चन आते हैं वो कर लोगे ईजिली। लेकिन जो सबसे एक सेक्शन होता है जहां सबसे कम ध्यान देते हैं लोग, वो होता है क्लॉज टेस्ट। एक क्लॉज टेस्ट होता है और एक एरर जो ढूंढने का होता है, जो आपको सेंटेंस दिया रहेगा उसमें एरर ढूंढने के लिए होता है। तो आपका 20 नंबर है, कुछ लोग उसको ना इग्नोर करते हैं कि 20 ही तो है, लेकिन वो 20 ही आपको एज देगा बाकी से। अगर कोई 60 स्कोर कर रहा है, अगर आपको 70 करना है ना, 70+, तो वही 20 क्वेश्चन है जो आपको एज देगा, जो कि ग्रामर का क्वेश्चन होता है। क्योंकि नॉन ग्रामेटिकल जो क्वेश्चन है वो सब जनरली करते हैं और सबका उतना ही स्कोर होता है अराउंड ऑन एन एवरेज। लेकिन जो ग्रामर का क्वेश्चन है वो आप अपने प्रिपरेशन के दौरान ध्यान देके उसको कर सकते हो। तो उसके लिए बुक आती है, SP बख्शी की बुक आती है, वो आप रेफर कर सकते हो, कोई भी बुक कर सकते हो। और उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ो ध्यान से, मतलब रटना नहीं है, रूल्स को रटो मत, क्योंकि इतना सारा रूल्स है। आप मतलब उस कॉन्सेप्ट तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उस पर ध्यान दो कि सब्जेक्ट का वर्ब का रिलेशन, सबसे ज्यादा जनरल जो एरर आता है इसी बेसिस पे आता है। और आप सबसे पहले पार्ट्स भी जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इसको अच्छे समझना है, इनके रिलेशन को अच्छे समझना है। और जितना प्रैक्टिस कर सकते हो इंग्लिश में उतना करो, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे आप एग्जामिनेशन में उतने अच्छे तरीके से फ्लो से आप क्वेश्चन को टिक करोगे, आपका टाइम कम लगेगा और पूरा अटेम्प्ट भी कर पाओगे क्वेश्चन। कुछ लोग पूरा अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते, वो ऐसा होता है, मैंने देखा था स्टार्टिंग में मेरे साथ भी होता कि मैं 75, 85 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पा रहा था। लेकिन अब क्या है कि आप 120 क्वेश्चन भी इजीली अटेम्प्ट कर दोगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो इसके लिए SP बख्शी जो मेरे पास नहीं, जो मैं बुक रेफर करता था वो है ये क्रिस्टोफर की है, मास्टरपीस करके। इसमें प्रैक्टिस के लिए काफी दिया और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझाया हुआ। बेसिकली अगर आपको बेसिक पहले से पता है ग्रामर के बारे में तो इसको पढ़ोगे तो आपको एक आइडिया लगेगा। और जनरली क्या है, इसलिए मैं पढ़ता हूँ क्योंकि बार बार मैं इसी को पढ़ता हूँ, इसलिए मैं सोर्सेस को अपने चेंज नहीं करता हूँ कि कभी उसके पढ़ लिया। लेकिन आप जिससे पढ़ रहे हो उसी से पढ़ो, तो इंग्लिश में आप स्कोर करोगे इतना अच्छा है। और ज्योग्राफी की बात करता हूँ मैं, ज्योग्राफी आपको कैसे करना है सबसे जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है और सबसे इजी सब्जेक्ट, इजी मतलब नहीं, लेकिन अगर आपने पढ़ लिया तो एग्जामिनेशन में जो सबसे इजी सब्जेक्ट लगेगा आपको स्कोर करना वो ज्योग्राफी ही है, क्योंकि काफ़ी। तो सबसे पहले ज्योग्राफी NCERT से आप शुरू करो। NCERT
11th एंड 12th। लेकिन आप 8th क्लास की भी एनसीईआरटी 9th क्लास की पढ़ लो, क्योंकि 8th क्लास में कॉन्टिनेंट्स के बारे में दिया हुआ है और उससे आपको आइडिया, क्योंकि ज्योग्राफी है ना, मैप अगर आपके माइंड में है, अगर आप ज्योग्राफी को जब पढ़ते हो किसी चीज को, तो आप उसको रिलेट करो मैप पे, वो एग्जैक्ट कहाँ पे है, उस वो जगह, वो चीज जहाँ पे भी है, उसको ट्राई करो रिकलेक्ट करने के अपने दिमाग में कि मैप पे कहाँ पे लोकेट हो सकता है। तो अगर आपका वो प्रोसेस रहेगा ना पुराने टाइम पे, तो आपको ज्योग्राफी याद मतलब ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और ज्योग्राफी में अगर बहुत लोगों को क्लाइमेटोलॉजी में जैसे मुझे पर्सनली मैं बताऊं, मुझे दिक्कत होती थी इस सब्जेक्ट को समझने में कि जो विंड सिस्टम है, जो जेट स्ट्रीम क्या होता है, ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज, मॉनसून सिस्टम, ये थोड़ा सा टेक्निकल और कॉन्सेप्चुअल है। तो शायद हो सकता है मुझे जैसा होता था मेरे साथ कि एनसीईआरटी से जब मैं पढ़ा था फर्स्ट टाइम, तो मुझे समझ में नहीं आता, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं याद कर रहा हूँ, मुझे फील नहीं आ रहा था कि यह समझा हुआ मेरा है। तो उसके लिए मैंने रेफरेंस किया था यूट्यूब से, काफी वीडियोस मैंने देखा कि किस तरह कॉन्सेप्ट अगर एक बार समझ गए ना, तो एनसीईआरटी पढ़ो अच्छे से, बिल्कुल आपका कवर हो जाएगा वो। तो फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे उतना नहीं समझ में आया, फील नहीं हुआ, तो फिर मैंने ये बुक पढ़ा और इसमें से बिल्कुल सिंप्लीफाइड है, महेश कुमार वरनवाल की बुक है, कंप्लीट, देख सकते हो आप। तो इसमें काफी अच्छे से कंसाइज वे में दिया हुआ है, तो और इतना सफिशिएंट नहीं है कि आप बुक पढ़ के चले। अलॉन्ग विथ आप क्या करो ना कि आपके पास एटलस जरूर होना चाहिए पढ़ने टाइम पे, और ये टाइम टेकिंग है थोड़ा सा कि आप यहाँ पढ़ो फिर एटलस में देखो, उसको नोट डाउन करो, टाइम लगता है। लेकिन एक बिलीव में अगर एक बार आप कर ली ना, तो सेकंड टाइम आपको नहीं देखने की जरूरत होगी कुछ भी। आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दिखेगा, आपको यहाँ पे स्ट्राइक करेगा कि हाँ ये टिक करना है, तो आप कर लोगे इंडियन ज्योग्राफी इस तरीके से। और कोशिश करो अगर आप और अच्छे से करना चाहते हो टाइम देके, अगर आपको लगता है, तो आप एक मैप बुक खरीद लो, आप खुद वहां पे मतलब नोट डाउन करो, मतलब मतलब पासेस कौन सा है, रेंजेस कहाँ पे है, कौन सा सी कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, ये सारी चीजें जो होता है ना वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में, कौन सा मिनरल कहाँ पे पाया जाता है। बेसिकली सबसे ज्यादा जो टेक्निकल चीज है ना साउथ के बारे में हम इग्नोर कर देते हैं, साउथ के हिल्स के बारे में, तो उस चीज को बार बार रिवाइज करो मैप के थ्रू, क्योंकि मैप के थ्रू ही इंडियन ज्योग्राफी को आप पूरा कवर कर सकते हो। अगर आप इंडियन ज्योग्राफी को चाह रहे हो कि आप पढ़ के या रट के हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको मैप का रेफरेंस लेना पड़ेगा, वो जरूरी भी है। तो मैप पे लोकेट करो उस चीज को, एक बार टाइम लगता है, लेकिन सेकेंड टाइम जब आप पढ़ोगे तो आप बिल्कुल सबसे जल्दी यही सब्जेक्ट जो है आपका कवर होगा। तो ज्योग्राफी के लिए हो गया, इकोनॉमिक्स इंग्लिश बता दिया। मैथ्स के लिए जैसे कि आप अगर आप मैथ्स में अच्छे हो तो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करके जाओ, उतना सफिशिएंट है आपके लिए। लेकिन आपका मैथ्स अगर उतना अच्छा नहीं है तो आप कोचिंग ले, मतलब कोचिंग इन द सेंस की यूट्यूब पे काफी वीडियोस है, सिलेक्टिव पढ़ के जाओ, क्योंकि आप 20-25 क्वेश्चन इजिली कर दोगे, मतलब एक एवरेज स्टूडेंट भी कर सकता है 20-25 क्वेश्चन, जिसका अगर मैथ्स का बैकग्राउंड है। हाँ, अगर आपका बैकग्राउंड आर्ट्स का है, कॉमर्स का है, तो वो अलग चीज है, लेकिन आपका बैकग्राउंड साइंस का है, बीटेक स्टूडेंट हो या 12th तक आपने साइंस मैथ्स पढ़ा है, तो बिल्कुल 20-25 क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। लेकिन आगे क्वेश्चन अगर आपको करना है, तो अगर खुद से कर लेते हो तो क्योंकि कर लोगे, क्योंकि अगर आपने कैलकुलस ये सब ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने हैंडल किया है, तो अरिथमेटिक टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से आप कर लोगे, तो इतना हो जाता है। तो ये स्ट्रेटेजी थी, आप मेरा बुक लिस्ट आपको मैंने अपने बता दिया। फिर आते हैं कट ऑफ कितना होता है जनरली। तो यार कट ऑफ तो मतलब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पेपर कैसा है उस टाइम जब आप एग्जामिनेशन दे रहे हो। लेकिन अभी तक का जो है कि जो हाईएस्ट कट ऑफ गया अभी तक 107 है आई थिंक। और ऐसा नहीं कि इस बार शायद कट ऑफ जो है काफी कम गया इस बारी, जैसे मैं एग्जामिनेशन में दिया था तो मैं जो स्कोर कर रहा था 94 का राउंड, तो जब मैं कैलकुलेट किया तो मुझे लगा कि शायद ना हो इस बार, लेकिन रिजल्ट जब मैं देखा तो हो गया था। तो हो सकता है 94 या मतलब 95 के राउंड ही इस बार कट ऑफ है। अगर जो लोग बोल रहे हैं कि मेरा 105 में नहीं हुआ है, 100 प्लस में नहीं हुआ, तो मुझे नहीं पता कि क्या सोच के बोलेंगे, या उनका जो जहां से उन्होंने मैच किया अपने आंसर को, हो सकता है वहां पे एरर हो कुछ उनका। लेकिन जो जनरली कट ऑफ है उसी का राउंड है 95 के राउंड, 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकता है। क्योंकि लास्ट टाइम भी इससे पहले मतलब नवंबर वाला पेपर जो था 2021 में, उसमें भी लोग बोले थे मेरा 105 में नहीं हुआ है। तो और मैं उस टाइम पे भी बोला था कि मेरा जो कैलकुलेट करके आ रहा था 98-99 के आसपास। और जो जब मेरे मार्क्स मतलब यूपीएससी जब मार्क्स रिलीज करती है, यानी कि आपको एक दिन का टाइम होता है, तो अपना मार्क्स आप चेक कर सकते हो। तो मैं चेक किया था, आपको यहाँ पे दिखेगा, उसमें मेरे 102 थे, मैं क्वालिफाई हुआ। तो ये कैसे पॉसिबल है कि अगर किसी का 105, 107 आ रहा है तो क्वालिफाई नहीं करेगा। तो लोग है क्या मिसकंसेप्शन होता है लोगों के बीच में, या कुछ लोग ऐसे ही बोल देते हैं बिना एनालाइज किए हुए कि इतना कट ऑफ जाएगा, अगर पिछली बार 107 गया तो इस बार 110 बोल देते हैं वो। तो ऐसा नहीं है, कट ऑफ जो फ्लक्चुएट करता है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पेपर कैसा है, उसका टफनेस क्या है, कितने लोग वहाँ पे एप्लीकेशन डाले हैं इस बारी। तो बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कट ऑफ।
और कट ऑफ कभी भी जैसे अगर आपको सेफ रहना है तो ट्राई टू स्कोर 110 प्लस 115 कर सकते हो। अगर जीएस में जो आपने टाइम दिया 6 से 8 महीने का या 9 महीने का टाइम अगर आप अच्छे से इन्वेस्ट करते हो तो आने वाले टाइम पे आप जीएस में 50 प्लस इजिली स्कोर कर लोगे। और अगर जीएस में आपने 50 प्लस स्कोर किया तो ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लैग होता है बच्चे जहां फंसते हो जीएस का ही सेक्शन होता है, कि मैथ्स और इंग्लिश होता है जो स्कोरिंग होता है। और इवन जो ओटीए वाले भी हैं वो इंग्लिश में स्कोर कर लेते हैं, लेकिन जो जीएस का सेक्शन है वहां पे फंसते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट इन द सेंस कि अगर आपने नहीं पढ़ा है, अगर आप लूसेंट पढ़ के जा रहे हो तो जाहिर सी बात है आप 50 नंबर नहीं ला सकते उससे रट के, या तो आप रट लो लूसेंट तो ला सकते हो, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि आप पूरा लूसेंट जो है या इस तरीके जो ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाते हैं कि ऊपर से, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आप अच्छे मतलब रटने में ठीक नहीं हो तो आप स्कोर कर लो। तो ये कट ऑफ था और यही मतलब था मेरा स्ट्रैटेजी, मैं इसी तरीके से फॉलो करता हूँ। तो मेरा मतलब ये लास्ट अटेम्प्ट था, तो होप कि आपको मैं कुछ बता पाऊँ। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।